हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 24 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 के और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज हमारी सामने आ रही है वो बोंडा ट्राइब से रिलेटेड है और दिदाई ट्राइब के बारे में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो देखिए, बोंडा ट्राइब या दिदाई ट्राइब कहां पर है, तो याद रखिएगा ये ओडिशा की ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है। कहां की है? ओडिशा की, क्योंकि डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। लगातार काफी दिनों से पीवीटीजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें ट्राइबल ग्रुप्स का जो सबसे पिछड़ा वर्ग होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ट्राइबल ग्रुप ऑलरेडी काफी पिछड़ा वर्ग है, बट उन पिछड़े वर्ग में भी और भी जो ज्यादा बैकवर्ड होता है वो इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो ये जो ट्राइब्स हैं दोनों, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में है और ये ओडिशा में है, याद रखिएगा। ये 62 ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को इन टोटल ओडिशा में देखने को मिलते हैं और इनमें से 13 जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में, और यहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा। और इनके जो मेंबर्स हैं, ये भी न्यूज में टॉपिक इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस पॉजिटिव इनके मेंबर्स हुए हैं अभी एट प्रेजेंट, तो इसलिए ये चीज, ये ट्राइबल ग्रुप्स का टॉपिक न्यूज में देखने को मिला। तो सिंपली बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे काकतीय डायनेस्टी के बारे में, काकतीय राजवंश के बारे में। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि काकती देवी का मंदिर एक हम लोग को देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर धारानिकोटा में। इस मंदिर को, ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये मंदिर है। इस मंदिर को गणपति देव के द्वारा बनाया गया था और ये गणपति देव काकतीय शासक हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने यहां पर स्थापना करी थी काकती माता की। अभी बताया जा रहा है कि यहां पर एट प्रेजेंट आज की डेट में जो रहने वाले जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने इस माता को चेंज करके बालू सुलमा जो है वो रख दिया, यानी कि यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो पूछते हैं बालू सुलमा माता को। तो यहाँ पर जो काकती देवी का जो मंदिर था उसको कन्वर्ट करके मतलब भगवान बालू सुलमा के नाम पर रख दिया गया, यानी कि यहाँ पर अब भगवान बालू सुलमा की पूजा होती है, राइट। तो इस चीज को लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, बट आपको एक्जैक्टली मंदिर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये मंदिर कहां पर है। आंध्र प्रदेश के अंदर है, राइट। तो थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे इस मंदिर से रिलेटेड भी, जैसे कि इस मंदिर की जो देवती है जिनको स्थापित किया गया था गणपति देव के द्वारा 13वीं सेंचुरी के अंदर ये स्थापित किया गया था। और काकती जो माता है वो इनकी ट्यूटिलरी देवी है, यानी कि कुल देवी है ये उनकी काकतीय शासकों की। और गणपति देव पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्टार्ट करी इनकी पूजा करना, और ना ही सिर्फ आंध्र रीजन के एरियाज पे बल्कि आंध्र के बाहर भी इनकी पूजा करना जो है वो शुरू किया गया, यानी कि इन माता के बारे में जो है वो लोगों तक बताना इन्होंने शुरू किया, राइट। तो ये वाली चीज है। तो याद रखिएगा गणपति देव, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे प्रीलिम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे रूलर से रिलेटेड कि किस रूलर ने इस मंदिर की स्थापना करी या माता की पूजा करना शुरू किया, तो ये गणपति देव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस मंदिर के आर्किटेक्चर डिजाइन की अगर बात करें तो इस मंदिर की अगर आप छत देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोटस के यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं। तो ये छत के ऊपर लोटस टाइप के डिजाइन जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर कोई भी शिखर नहीं है, हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा कोई शिखर, यानी कि जनरली हम लोग देखते हैं ना मंदिर में ऐसा एक हम लोग को ट्रायंगल टाइप का देखने को मिलता है ऊपर से, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, शिखर वगैरह यहाँ पर मंदिर में हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। और ये मंदिर के कुछ फीचर्स हैं, ये जैसे कि मंदिर हम लोग को वारंगल फोर्ट के पास देखने को मिलते हैं और हनमकोंडा के पास जो मंदिर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसी की तरह इसके फीचर जो है वो मिलते जुलते हैं। और काकतीय डायनेस्टी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो 12वीं और 13वीं सेंचुरी के ये शासक हुआ करते थे, यानी कि शुरुआत इनकी हुई थी 12वीं और 13वीं सेंचुरी में।
और ये स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर ये फ्यूडेटरीज थे, ये सामंत थे, बेसिकली वेस्टर्न चालुक्य जो कल्याण के थे उनके ये सामंत थे, यानी कि फ्यूडेटरीज थे। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश कर दी, अपना खुद का रूल जो है वो फिर स्टैब्लिश कर दिया। और बताया गया कि ये डायनेस्टी जो थी, इनके कुछ पावरफुल लीडर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गणपति देव और रुद्रमा देवी, राइट। तो ये शक्तिशाली रूलर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। प्रताप रुद्र प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो इनको काकतीय रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये काकतीय शासक प्रोला सेकंड के पुत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के राज में बताया जाता है कि काकतीय ने अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी थी, और इनका जो रूल था वो 1195 तक हम लोग को देखने को मिला था। और इन्हीं के जो रूल के अंडर बताया जाता है कि तेलुगु लैंग्वेज जो है उसका इंस्क्रिप्शन शुरू हो गया, यानी कि लिखना शुरू हो गया। इसके अलावा काकतीय की जब कैपिटल वरांगल या फिर ओरुगल्लू नहीं हुई थी, उससे पहले इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हनामकोंडा हुआ करती थी। याद रखिएगा, काकतीय की पहली कैपिटल हनामकोंडा है, और उसके बाद फिर वारंगल हम लोग को देखने को मिलती है। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है ट्रेवलर से रिलेटेड क्वेश्चंस कि मार्को पोलो जो है वो जब काकतीय किंगडम में जब गए थे तो उस समय शासक कौन थे, तो आपको शासक का नाम पता होना चाहिए, रुद्रमा देवी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। काकतीय थोरानाम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये काकतीय थोरानाम है, राइट। तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था रुद्रमा देवी के पिता के द्वारा 12वीं सेंचुरी के दौरान, और बताया जाता है कि ये काफी सिमिलर लगता है सांची के स्तूपा की तरह। उनका जो गेट है हम लोग को सांची स्तूप का अगर आप गेट देखेंगे तो उसी की तरह कुछ ये दिखता है, और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के एम्बलम की तरह भी हम लोग को देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये वाली चीज, राइट। इसमें भी आप देखेंगे तो ये इसी प्रकार का ये नजर आ रहा है। तो इसमें सिमिलैरिटीज हम लोग को ये दो जगह देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा यहां पर एक पखाल लेक भी है वारंगल में, जिसको गणपति देव के द्वारा बनाया गया था। और 1000 पिलर का एक टेंपल है, वो कहां पर है, वारंगल में। तो इसका भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये भी काकतीय रूल के द्वारा उनके शासन जब था तब उस समय बनाया गया था। ये देखो 1000 पिलर का ये टेंपल हम लोग को वारंगल में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये इसकी फोटो है। इसके अलावा कोहिनूर डायमंड काफी फेमस है, आप जानते हैं आज की रेट में ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश का जो वो है ना ताज, तो उसमें जो ज्वेल्स हीरे मोती जो जड़े हुए हैं, तो उनमें से एक हम लोग को कोहिनूर डायमंड भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कोहिनूर डायमंड निकाला था काकतीय डायनेस्टी के द्वारा, और ये पहले ओनर थे ये कोहिनूर डायमंड के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे की बात करें, इनकी सोसाइटी की कुछ बात करें तो देखो यहाँ पर कास्ट सिस्टम वगैरह हुआ नहीं करता था इतना रिजिड, जैसे कि इन जनरल हम लोग देखते थे ना कि जाति के आधार पर जॉब्स वगैरह डिसाइड की जाती थी। जैसे कि आपको पता होगा 4 वर्ण जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसके आधार पर पूरी जॉब्स वगैरह डिसाइड की जाती थी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ सोसाइटी इनकी नहीं थी, इक्वलिटी टाइप की सोसाइटी थी। कोई भी किसी भी अपने हिसाब से, यानी कि फ्रीडम थी, अपने हिसाब से कोई भी जो है उसको जो जॉब करनी है वो जॉब कर सकता है। इसमें कोई बर्थ के बेस्ड के ऊपर ऑक्यूपेशन जो है वो डिसाइडेड नहीं हुआ करता था। इसके अलावा काकतीय रूल की बात करें तो इनका रूल जो था वो खत्म हो गया था 1323 एडी में, जब गियासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर कब्जा किया था। गियासुद्दीन तुगलक उस समय का सुल्तान था दिल्ली का, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट भी एक आपको पता होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मिले होंगे, और काफी काम के फैक्ट्स जितने भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एंड पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। सो गाइस, इस न्यूज में बात हो रही है बायोटेक किसान प्रोग्राम के बारे में। तो देखो ये प्रोग्राम किसके लिए है, किसानों के लिए है। नाम से ही समझ में आ रहा है, बायोटेक किसान प्रोग्राम, किसान के लिए ये प्रोग्राम है। फार्मर सेंट्रिक ये स्कीम, ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलती है, बायोटेक किसान प्रोग्राम। इसके फुल फॉर्म पर चर्चा करें तो इसका फुल फॉर्म है बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क प्रोग्राम। तो देखो नाम से ही कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है आप लोगों को कि ये इनोवेशन के थ्रू, फार्मिंग सेक्टर के अंदर कृषि में इनोवेशन के थ्रू फार्मर्स की मदद करने को लेकर ये प्रोग्राम है। वेरियस इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजीज के थ्रू फार्मर्स की मदद करने को लेकर ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो नाम से ही आपको कुछ नहीं तो 50-60% चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। तो कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ा करो, ऐसे ही पढ़ा करो, पहले उसके नाम को समझने की कोशिश किया करो। अगर आपने किसी टॉपिक को का नाम जो है या उसका पहला दूसरा पैरा इंट्रो जो है अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो मान के चलना कि आपकी उस टॉपिक की 70% चीजें मैक्सिमम और मिनिमम 50% चीजें तो कवर्ड हो ही जाएंगी। तो अभी आपने बायोटेक किसान प्रोग्राम के नाम से ही आपको क्लियर हो गया, किसान पर फोकस किया जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। किसान की जितनी भी समस्या होती हैं उनको रिजॉल्व करने को लेकर बायोटेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाएगा, इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजीज का उपयोग। तो यही है इस प्रोग्राम के अंदर। और अभी लोकसभा के मॉनसून सेशन के दौरान इस प्रोग्राम का डिस्कशन हुआ था, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला है।
और पैन इंडिया स्कीम है, ये पूरे इंडिया में लागू होने वाला ये प्रोग्राम देखने को मिलता है। इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर देखने को मिलती है हमें। और ये हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर बेस्ड है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, ये देखो आप, ये डायग्राम के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है, ये हब है। हब यानी कि एक सेंटर है जहां पर वेरियस इनोवेशन किए जाएंगे, और ये क्या है, ये अलग अलग एरियाज हैं जहां पर उन इनोवेशंस की रीच होगी, यानी कि जो भी इनोवेशन किया जाएगा वो किस चीज के लिए किया जाएगा, इन सेक्टर्स के लिए किया जाएगा, राइट, जिससे कि इन सेक्टर्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो इस तरीके का है, इसमें हब भी है, सब हब्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, बट आपको मोटे मोटे तौर पर सिर्फ इतना समझना है कि किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये बायोटेक किसान प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर यही होता है, सबसे पहली चीज तो किसानों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझा जाता है, राइट, पहली प्रायोरिटी ये है। और किन किसानों की प्रॉब्लम को समझा जाता है, लोकल फार्मर्स की। यहां पर ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पर बैठकर जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है किसान की क्या प्रॉब्लम होगी। यहां पर ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल पर किसानों की प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको समझा जाता है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे मिट्टी से, चाहे बीज से, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो। तो वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, पहले तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, फिर उनको सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। और जो हमारे पास जो अवेलेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है फार्म सेक्टर के अंदर, तो उसकी मदद से उनको साइंटिफिक सोल्यूशन जो है वो उनकी प्रॉब्लम के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन फार्मर्स में प्रमोट किया जाता है, और साथ ही साथ जो महिला किसान जो है उनको भी सशक्त करने को लेकर ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। अभी तक टोटल 8 बायो किसान हब जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। तो आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की है ये वेबसाइट, और आप देखिए ये बायोटेक किसान प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए टोटल 8 बायोटेक किसान हब्स हैं हम लोग को देखने को मिल रहा है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन्स के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। जिसमें आप देखिए ये एक हब जो है वो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन देहरादून में क्रिएट किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स तक पहुंच प्रोवाइड कराना, राइट, वेरियस नेटवर्क और फैसिलिटेशंस के थ्रू। तो ये सेंट्रल हब ये हम लोग को देखने को मिलता है, इसका और भी सब हब भी है अलग अलग जगह पर। तो वही है हब, मैंने भी आपको बताया ना, ये इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये सेंटर पर एक फोकस किया जाएगा और उसके बाद अलग अलग एरियाज तक रीच पहुंचाई जाएगी, यानी कि जो भी ये इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो सोल्यूशन का फायदा जो है वो ग्राउंड लेवल तक मिले। और इतना ही नहीं, यहां पर सब हब भी होंगे, यानी कि मान के चलो ये एक और हब है, राइट, ये सब हब है, तो ये और वेरियस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे आगे चल के, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में सिर्फ इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको होनी चाहिए इससे रिलेटेड, राइट। यहां पर हम लोग बात करेंगे द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020 के बारे में, कारोटार 2020 के बारे में। ये जो नियम है ये लागू हो गया है 21 सितंबर 2020 से। पिछले महीने 21 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था, नोटिफाई किया गया था इस नियम के बारे में। और ये नियम है क्या, क्या बोलते हैं ये नियम, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जिससे कि ये टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो पहला टर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहले इसको देखेंगे ये क्या होता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है उसको देखेंगे, फिर कुछ कंडीशंस देखेंगे कि किस प्रकार से ये सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो है वो काम करता है। तो देखो, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज के साथ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और भी काफी सारी कंट्रीज के साथ है हालांकि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट आसियान कंट्रीज के साथ है। अब ये टॉपिक जो है वो आसियान कंट्री से एसोसिएटेड है, इसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आसियान कंट्री यहां पर लिखा हुआ है। या फिर इन जनरल आप ये जानो कि हम अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आसियान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो जो भी सामान आसियान कंट्री से आएगा हमारी कंट्री के अंदर, जो भी सामान आएगा उस पर कस्टम ड्यूटीज जो होंगी वो कम लगाई जाएंगी या ना के बराबर लगाई जाएंगी, ठीक है। तो जो भी सामान उस कंट्री से आता है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो उस कंट्री पर उस कंट्री के सामान पर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम लगाई जाएंगी। बट अगर जैसे ये कंट्री मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये कंट्री जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, इन कंट्री से अगर सामान हमारी कंट्री के अंदर आएगा तो जो कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती हैं इन जनरल, वो ही कस्टम ड्यूटीज जो है वो लगाई जाएंगी, इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात, बस डिस्काउंट की याद रखना, जिन भी कंट्री के साथ हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उस कंट्री को उस के सामान पर हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं, यानी कि कस्टम ड्यूटीज पर डिस्काउंट जो है वो करके देते हैं, राइट। या तो फिर जीरो हो सकता है या फिर कम इंपोर्ट ड्यूटीज या कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती है। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, सिंपल सी चीज बस आप ये समझना, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के अंदर जैसे कि आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री से जो भी सामान बनकर हमारी कंट्री में आएगा, मैन्युफैक्चर होके
प्रोड्यूस होके या फिर आसियान कंट्री में कोई सामान रखा है, वो जब हमारी कंट्री में एंटर होगा आएगा तो वो जो सामान है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन कहलाएगा या फिर सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो है वो कहलाएगा, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को याद रखनी है, सिंपल सी बात। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब जिस जगह से, जिस प्लेस से वो सामान हमारी कंट्री में आ रहा है, तो वो सामान के ऊपर जो है ये ठप्पा लगाया जाता है कि इस जगह से ये सामान आया है, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, हम लोगों ने एक तो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमने फोकस किया कि हम लोग जो है वो इंपोर्ट कम से कम करेंगे, और हम लोग जो है वो चाइना के माल को बेसिकली हम लोग बैन कर रहे हैं कि चाइना से हमारे कम से कम जो है वो माल आए। बट अभी चाइना थोड़ी सी टैक्टिक्स खेल रहा है। चाइना क्या कर रहा है कि चाइना आसियान के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये क्या करता है, चाइना आसियान के पास जो है वो सामान भेजता है और आसियान के थ्रू जो है वो इंडिया में सामान मतलब इंपोर्ट करवा रहा है। तो इसको, इसी चीज को देखते हुए थोड़े से रूल्स में चेंजेस ला रहे हैं। रूल्स में चेंजेस लाने की वजह सिर्फ यही है, चाइना क्या करता है, जैसे कि ये सामान है, ये चाइना में बना, चाइना देता है इस सामान को आसियान के पास और आसियान के थ्रू हमारे पास ये सामान आता है। इससे क्या फायदा होता है चाइना को कि चाइना के सामान पर कम ड्यूटीज जो है वो लगती हैं। और कम ड्यूटीज लगने का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है तो हमारी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है ना, इंडस्ट्री जो होती है, उनको नुकसान होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट एंटर होगा हमारी कंट्री के अंदर, तो जो प्रोडक्ट्स में वेरिएशन आ जाएंगे। जैसे कि सिंपल सॉर्टेड तरीके से मान के चलो, तीन शॉप्स हैं, ठीक है, तीन दुकानें या तीन इंडस्ट्री हैं, ठीक है। अब ये तीन इंडस्ट्री आपस में कंपीट कर रही हैं ऑलरेडी, राइट। मार्केट के अंदर कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है। अब बाहर से भी अगर कोई सामान इंपोर्ट होकर आता है, राइट, बाहर से अगर कोई सामान इंपोर्ट होकर इंडिया में आ रहा है तो ये भी एक कंपटीशन बन जाता है, राइट। अब इसके कारण काफी सारे लोग इस प्रोडक्ट को भी परचेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी तीन इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स बिक रहा था वो कहीं ना कहीं उसका शेयर जो है वो इस प्रोडक्ट के पास चले जाएगा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट के पास, राइट। तो ये इस तरीके से चीजों को समझो। और जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग को नुकसान होता ही है। एक तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, और वो प्रोडक्ट का जो पैसा होता है वो कहां जाता है, वो दूसरी कंट्री के पास जाता है वो पैसा। और दूसरी कंट्री के पास पैसा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर जो सामान परचेज करके हम लोग इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते थे, इकोनॉमी को बढ़ा सकते थे, वो नहीं करके हम लोग दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो भी सामान बनता है उस सामान के बनने के पीछे कोई ना कोई इंप्लॉयमेंट होती है, राइट। ऐसी हवा में उड़ के चमत्कार करके तो सामान बन नहीं जाता, उस सामान को बनाते काफी सारे लोग। अब जब वो लोग सामान को बना रहे हैं तो उनका भी इंपोर्ट लगा रहा है, उनको भी सैलरी मिल रही है, राइट। बट अगर हमारी कंट्री का अगर हम लोग सामान परचेज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी एक एक पाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडियन के पास जाएगी, ना कि फॉरेनर के पास, जिससे कि हमारी जो इंडिया की जीडीपी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिर रेज होगी, बढ़ेगी, राइट। बट वही अगर पैसा अगर हम लोग दूसरी कंट्री बाहर दे देंगे तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, राइट, यानी कि दिक्कतें आएंगी। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की चीज बस आपको समझनी है। बट यहां पर हम लोगों ने, अब आप बोलोगे कि सर फिर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करते हैं, तो देखो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को बनाने के लिए ये चीज करनी पड़ती है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ता है कि कंट्रीज के बीच में अच्छे से रिलेशंस बने। और दूसरी बात, हमारे आसपास अगर आप देखिएगा तो हमारे पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि इकोनॉमिकली उतनी पावरफुल नहीं है, तो दूसरी कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। बट अभी क्या देखने को मिल रहा था कि चाइना इस प्रकार की कुछ हरकतें कर रहा था। चाइना का प्रोडक्ट जो था वो आसियान के होते हुए इंडिया में आ रहा था, तो इस चीज को अथॉरिटीज ने देखा, नोटिस किया, और इसीलिए फिर ये रूल्स में चेंजेस लाए गए। तो आपको एक आइडिया लग गया कि रूल्स में चेंजेस क्यों लाए गए, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस रूल्स में हम लोग को देखने को मिले। तो नए रूल्स के अंदर जो भी इंपोर्टर्स होगा उसको करेक्टली फाइंड आउट किया जाएगा, यानी कि जो भी इंपोर्ट करा रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट, जो भी इंपोर्टर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा रहा है, तो उसको एग्जैक्टली पता लगेगा कि वो प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो क्या है, यानी कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री का है, तो वो चीज यहां पर पता लगेगी। और दूसरी बात, उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर प्रॉपरली क्लेम किया जा सकेगा कंसेशन, क्योंकि जो भी इंपोर्टर्स हैं अगर वो आसियान से ये प्रोडक्ट जो है वो मंगवा रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट आसियान से इंडिया में आ रहा है, तो जो जिस भी व्यक्ति ने इंपोर्ट किया है ये प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बोलेंगे कि आसियान कंट्री से आ रहा है तो हमें जो है वो इसमें कंसेशन मिलना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, राइट। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये इस प्रकार की जो चीजें हो रही थी उसके कारण इनका जो कंसेशन है वो रुक गया था, यानी कि काफी सारी कंपनीज को, इंपोर्ट कंपनीज को ये कंसेशन नहीं मिल रहा था क्योंकि अथॉरिटीज फाइंड आउट कर रही थी और इसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन का थप्पा लगा रहेगा, राइट, और अथॉरिटीज इजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ ये इस कंट्री का ये प्रोडक्ट है, राइट, इनके कुछ क्राइटेरिया जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके थ्रू अगर वो इजिली फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से इंपोर्टर को भी जो है वो उसका कंसेशन मिल जाएगा, और हमें भी हम भी ये सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये उसी कंट्री से आया है जिस कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ये किसी इसी प्रकार की कोई टैक्टिक्स नहीं हो रही जैसे कि चाइना के थ्रू हम लोग को देखने को मिली थी, राइट।
तो ये वाली चीज है, तो ये चीज हमने देखी एक पॉइंट। और जो भी इंपोर्टर होंगे उनको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उनने ये प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कराया है वो प्रोडक्ट प्रॉपर रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजन जो प्रिस्क्राइब किए गए, यानी कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन जो बताया गया है, तो वो पूरी की पूरी उसके क्राइटेरिया जो है वो मीट करना चाहिए वाला प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि इंपोर्टर ने ये प्रोडक्ट इस कंट्री से मंगवा लिया, अब ये प्रोडक्ट तो इस कंट्री से आया है, बट यहां पर पहले जो रूल्स हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे कि इस जगह से अगर प्रोडक्ट इंडिया में एंटर होगा तो इस पर जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू कंसेशन मिल जाएगा। बट अभी रूल्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए कि कुछ परसेंटेज जो है वो यहां पर बताए गए हैं। तो वो क्या परसेंटेज है मैं आपको बताता हूं कि इंपोर्टर्स को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ है वो प्रोडक्ट का 35% वैल्यू एडिशन या 35% उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, वो उसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लो, ठीक है। ये एप्पल है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये छोटा एप्पल है, ये एप्पल छोटा एप्पल यहां पर आया आशियान में, ठीक है। अब आशियान ने इसके ऊपर कुछ किया, वैल्यू एडिशन किया, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड करी, तो ये एप्पल हो गया बड़ा, फिर ये इंडिया में आ रहा है। तो ये चीज इंश्योर करनी है कि अगर ये आशियान किसी भी कंट्री से, क्योंकि देखो आप जानते होंगे कि पूरा जो ट्रेड होता है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू एडिशन होता है, जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल कहीं और से खरीदते हैं, फिर इंडस्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री में फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल के थ्रू, फिर वो फाइनली फिनिश्ड गुड बनता है। तो यहां पर यही कहा गया कि अगर आशियान कंट्री रॉ मटेरियल के तौर पर किसी दूसरी कंट्री से अगर प्रोडक्ट ले रही है तो फिर वो जितना भी वैल्यू एडिशन करती है, तो यहां पर यह सुनिश्चित करना है कि वैल्यू एडिशन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्री के साथ होना चाहिए वो एटलीस्ट 35% का होना चाहिए, तभी ये चीज जो है वो मानी जाएगी, तभी इस प्रोडक्ट के ऊपर कंसेशन दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये वाली चीज जो है वो आप लोग को थोड़ी समझना जरूरी है कि इंपोर्टर्स प्रूव करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट किया उसका एटलीस्ट 35% कंट्री ऑफ ओरिजिन का हो, यानी कि ऐसी कंट्री का हो जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और जिन कंट्री से ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो ये वाली चीज, और ये मतलब वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाकायदा, पूरी चीज है उसकी भी पूरी मतलब पूरे पेपर वर्क जो है वो उसका भी होना चाहिए। और फिर कस्टम ऑफिशियल्स क्या को यही लगा था कि चाइना जो है वो इस प्रकार से डाइवर्ट कर रही है सप्लाईज को, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, और ये रूल्स ऑफ ओरिजिन को अब्यूज कर रही हैं, राइट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब इंडिया के अंदर सामान को डंप करने के लिए। और ज्यादातर हमारा जो इंपोर्ट है ये 5 आशियान की कंट्री से आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। और इससे हमारी जो ये मिसयूज जो हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है, जो चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज। और 3 केसेस हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन के क्या होते हैं। तो देखो, पहली बात तो सामान जो होना चाहिए वो पूरी तरह से आशियान में प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, जैसे कि ये सामान है, अगर ये पूरी तरह से आशियान में प्रोड्यूस्ड है तो फिर कंसेशन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है, अगर इनपुट, वही मैंने आपको बताया, अगर रॉ मटेरियल यहां से चाइना से परचेज हुए, फिर यहां पे आए और इसका वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है, और फिर ये प्रोडक्ट यहां पर गया, तो भी ये सुनिश्चित करना है कि मतलब चाइना जो है उसका जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो होना चाहिए, जो चाइना ने प्रोड्यूस करके दिया यहां पे, तो वो 60% से कम होना चाहिए, तभी यह चीज मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वही इसलिए मैंने आपको 35% का रूल जो पहले बताया था वो यहां पर आकर पूरा हो रहा है। और यहां पर इन्होंने बाकायदा बताया कि चाइना जो होना चाहिए उसकी, यानी कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू, जैसे 10 रुपए का ये प्रोडक्ट है तो चाइना ने ये प्रोडक्ट अगर 5 रुपए या 6 रुपए से कम में बनाया होगा तो चलेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे का जो वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी मतलब प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो उसके बाद जो है अगर इस तरीके की प्रोसेस होगी कि रॉ मटेरियल उन्होंने यहां से लिया, क्योंकि देखो ये चीज तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉसिबल है कि हम लोग को अगर ट्रेड वगैरह करना है तो रॉ मटेरियल कहीं और से आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर फिनिश गुड बनता है, तो ये तो उसमें कोई हम लोग एकदम से इस चीज को मना नहीं कर सकते। अगर आशियान कंट्रीज रॉ मटेरियल चाइना से ले रही हैं तो उनको ये सुनिश्चित करना है कि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होनी चाहिए या वैल्यू जो होनी चाहिए वो 60% से कम की होनी चाहिए ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से अगर देखें तो, राइट। फिर उसके बाद ये अगर वैल्यू एडिशन करेंगे और उसके बाद फिर इंडिया भेजेंगे तो चलेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी कंसेशन जो है वो मिलेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। बट अगर चाइना ऐसा करती है कि यानी कि आशियान जो है अगर चाइना भेजती है प्रोडक्ट को, ठीक है, अब ये चीज देखना, आशियान चाइना भेज रही है प्रोडक्ट को और फिर चाइना से ये प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो फिर कोई नहीं मिलने वाला कस्टम ड्यूटीज का, भले ये पूरा का पूरा एज इट इज यही एप्पल चाइना के पास गया और यही एप्पल इंडिया में आ गया, तो भी हम लोग नहीं मानेंगे, ये आना चाहिए यहीं से, ठीक है। इस चीज पर ही सिर्फ कंसेशन मिलता है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, तो जानकारी होनी चाहिए थी। होपफुली आपको पूरी चीजें पता लग गई होंगी और कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। पर बात हो रही है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में। दिल्ली के अंदर जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, क्योंकि इन्होंने कुछ
सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करी थी चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी मूवमेंट के बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो दी थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी थी इन जर्नलिस्ट ने चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को। तो इसको देखते हुए इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया दिल्ली के जर्नलिस्ट को। तो ये हम जानेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है। तो ओरिजिनली ये कानून लागू किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रीलिम्स में आ सकता है डायरेक्टली। और वो लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे इंडिया के 1899 टू 1905 के पीरियड में। तो इस समय इन्होंने इस चीज को लागू किया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को। मेन पर्पस ये था इस कानून का कि जो हमारे नेशनलिस्ट जो थे, जो हमारे राष्ट्रवादी प्रकाशन जो हम लोग को देखने को मिलते थे, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस देखने को मिलते थे, जो हमारे नेशनलिस्ट जो पब्लिश करते थे वेरियस आर्टिकल्स वगैरह को, तो उसको दबाने के लिए ये चीज जो है वो लाई गई थी। जैसे कि अगर वो कुछ आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, राइट, तो उसको देखते हुए यानी कि उसको रोकने के लिए कि कोई भी सरकार की कोई भी मतलब अंदर की जो चीजें हैं, सीक्रेट चीजें हैं, वो कोई बाहर पब्लिक के सामने पब्लिश ना करे। तो इस चीज के लिए जो है ये कानून जो है वो लाया गया था, राइट। और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नंबर 1923 का जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसने पुराने कानून को रिप्लेस कर दिया था और सरकार के सभी मैटर सीक्रेसी के और कॉन्फिडेंशियलिटी के इसमें शामिल कर लिए गए थे, राइट। और इस अधिनियम के दायरे की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ब्रॉडली ये दो एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। एक जासूसी हम लोग को देखने को मिलता है, एक एक्सपेक्ट इसके सेक्शन 3 के अंदर आता है, और दूसरा जो भी सरकार की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करता है, तो जो कि इसके सेक्शन 5 में आता है। तो ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है। तो इसके सिर्फ दो एस्पेक्ट है, एक जासूसी करना, स्पाइंग निगरानी रखना, और दूसरा सरकार की सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं और किसी और को देना, डिस्क्लोज करना, राइट। और सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन मौजूद है? तो नहीं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है। बट यहां पर पूरी तरह से सरकार को जो है वो पावर्स दी गई है कि सरकार खुद ब खुद डिसाइड कर सकती है कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन या सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के साथ जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि कभी भी सरकार से अगर कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो सरकार सीक्रेट इंफॉर्मेशन या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसको मना कर देती है, बोल देती है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि ये सरकार की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, राइट। बट यहां पर यह भी कहा जाता है कि अगर दोनों में से, जैसे कि दोनों ही कानून हम लोग को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देखने को मिलता है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखने को मिलता है, इन दोनों को अगर प्रस्तुत सामने रखा जाएगा और इसमें कुछ इश्यूज आते हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग बात जो है वो मानी जाएगी। यानी कि आरटीआई में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं तो उसको ही जो है वो शामिल किया जाएगा। जैसे आरटीआई में वेरियस प्रोविजंस है, अगर वो डॉक्यूमेंट उस प्रोविजन के साथ मैच करता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो निकालकर पब्लिक को दिया जाएगा, राइट। उसको जो है वो डिस्क्लोज किया जाएगा, उसको सीक्रेट जो है वो सरकार नहीं कह सकती। बट फिर भी आरटीआई के अंदर भी एक लिमिटेशन ये है कि इसके सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है कि सरकार भी रिफ्यूज कर सकती है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है ये वाला कानून, या फिर जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है किसी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट कहने की, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इससे रिलेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में। तो देखिए गाइस, हर साल 21 सितंबर को यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था इस दिन को कि शांति के आदर्शों को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि आइडियल्स ऑफ पीस जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये दिन हम लोग को देखने को मिलता है। इस दिन 24 घंटे के लिए पूरे दुनिया भर में टारगेट किया जाता है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा ना हो, और सीज फायर को टारगेट किया जाता है, यानी कि नॉन वायलेंस और सीज फायर को, कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और बॉर्डर एरिया में क्रॉस फायरिंग वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस पर फोकस किया जाता है। और 2020 की जो थीम है वो शेपिंग पीस टुगेदर है। और इंटरनेशनल डे जो ये पीस का हम लोग को देखने को मिलता है वो स्टैब्लिश किया गया था 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और फिर इसके 20 साल के बाद 2001 में जनरल असेंबली ने यूनानिमसली वोट किया था कि इस दिन पे कहीं पर भी पूरे दुनिया भर में नॉन वायलेंस होना चाहिए, यानी कि पूरे दुनिया भर में नॉन वायलेंस होना चाहिए और कहीं पर भी वायलेंस नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सीज फायर पर फोकस किया गया कि बॉर्डर एरियाज पर किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जंग टाइप की, राइट, या फिर क्रॉस फायरिंग हो रही है और इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी। तो ये पीरियड जो है 24 घंटे का ये शुरू हुआ था 2001 से, ठीक है। तो इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। सो गाइस देखिए, यहां पर बात हो रही है मल्टी कैप फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप लोग को हल्का फुल्का तो आइडिया होगा शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, या फिर आपको ये तो पता होगा कि आप कंपनी के शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं,
राइट। कंपनी को आप जो है वो कुछ पैसा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर और आप उसकी शेयर परचेज कर लेते हैं। इन फ्यूचर जब वो शेयर की प्राइस बढ़ती है तो आप उसको बेचकर, अपने शेयर्स को बेचकर पैसे जो है वो निकाल सकते हैं कंपनी से, है ना। तो ये चीज के बारे में आपको पता होगा, आइडिया होगा, इस प्रकार की चीजें। और आपको ये भी पता होगा आज की डेट में काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जो आपके बिहाफ में, आप जो पैसा देते हो तो वो आपके पैसे को स्मार्टली, इंटेलिजेंटली अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, राइट, जिससे कि आपको जो है वो प्रॉफिट मिल सके और वो आपके प्रॉफिट का 1% जो है वो चार्ज करते हैं एज अ कमीशन के तौर पर। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया इन जनरल तो होगा ही, राइट, पता होगा इसके बारे में कि इस प्रकार की चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। और इसमें आपको ये भी पता होगा कि मल्टी कैप फंड होता है ये, यानी कि मल्टी कैप फंड का मतलब क्या है, ये टर्म आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। सिविल सर्विसेज में आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए दिए हैं तो उन 100 रुपए में कुछ पैसे जो होंगे वो बड़ी कंपनीज में जाएंगे, कुछ पैसे मिड रेंज की कंपनी में और कुछ पैसे छोटी कंपनियों में जाएंगे। अब ये बड़ी कंपनी कौन सी होती है, मिड रेंज की कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, तो ये भी जान लो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदा बताया हुआ है कि बड़ी कंपनी यानी कि वो कंपनी जो टॉप 100 की लिस्ट में आती है वो बड़ी कंपनी कहलाती है, और मिड रेंज की कंपनी वो जो कि 101 से 250 की लिस्ट में जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है, टॉप 101 टू 250, और 250 के बाद की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं उनको, यानी कि छोटी कंपनियां कहलाती हैं वो। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। अब यहां पर मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड यानी कि नाम से समझ में आ रहा है वैसे तो मल्टी कैप, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड तरीके से आ रहा है। जैसे आपने 100 रुपए दिए तो उसमें से कुछ रुपए बड़ी कंपनीज में जाएंगे, कुछ मिड रेंज की और कुछ छोटी कंपनीज में, राइट। तो इस प्रकार से जो है होता है पूरा ये मल्टी कैप फंड हम लोग को देखने को मिलता है। और आपके जो मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ में, यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो आपके बिहाफ में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं जिससे कि आपको हैवीली रिटर्न मिले। जैसे कि बोलते नहीं है हम लोग की एक ही बास्केट में जो है वो पूरे के पूरे आपकी सेविंग्स नहीं रखना चाहिए एक ही बास्केट में, या फिर एक ही मतलब आपकी जो पूरी सेविंग जो होना चाहिए, आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो एक ही कंपनी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एकदम से वो कंपनी का डाउनफॉल हुआ तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए स्मार्टली खेला जाता है, थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा पैसा इधर, जिससे कि मतलब कहीं पर एक कंपनी में अगर लॉस भी होता है तो और दूसरी कंपनी में अगर प्रॉफिट भी हो गया तो भी जो है वो आपको मतलब टोटल लॉस नहीं होने वाला, राइट। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी खेली जाती है और इस प्रकार से जो है वो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। बट अभी क्या हुआ है एट प्रेजेंट, ये जो टॉपिक न्यूज में है वो इसीलिए है क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ लिमिट्स लगा दी है मल्टी कैप फंड्स के ऊपर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये जो मल्टी कैप फंड, इसका जो नाम है, जैसा अपन ने बात करी कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रही थी, जैसे कि मैं आपको ये वाला फिगर दिखाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी का इक्विटी फंड, तो इसमें आप देखो लार्ज कैप्स में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है और मिड कैप्स में बहुत मतलब उससे थोड़ा कम लग रहा है और काफी कम है वैसे तो 50% से भी कम है, और स्मॉल कैप में 2% और मैक्सिमम 8%। तो इस प्रकार की चीजें बताई जा रही है। ये टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो छोटी कंपनीज हैं जो जिनकी रैंक इस लिस्ट के अंदर 251 से शुरू होती है, राइट। तो इस पर बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बाकी जो दूसरी लार्ज कैप और मिड कैप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग बाग लार्ज कैप में ही करते हैं, बिकॉज दे नो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से उनको काफी अच्छा जो है वो रिटर्न मिलता है, राइट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए ज्यादातर, और इसीलिए सेबी ने ये चीज देखी कि यहां पर जो मल्टी कैप है उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग हो ही नहीं रहा है। मल्टी कैप का मतलब डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट यहां पर तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज पर ही जा रहा है, तो फिर मल्टी कैप होने का क्या मतलब, राइट। इस चीज को देखते हुए कुछ लिमिट जो है वो सेबी ने लगा दी है। सेबी ने जो है मिनिमम 75% ये कहा है अभी एट प्रेजेंट कि मिनिमम 75% जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है मल्टी कैप फंड में तो 75% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटीज या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि आप शेयर्स वगैरह ही परचेज करोगे 75% तक मिनिमम मल्टी कैप के अंदर। बट हालांकि वो एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पहले 65% था इक्विटीज का, ये बढ़कर 10% ही बढ़ा, तो वो इतना ज्यादा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, राइट। और वैसे भी ज्यादातर तो शेयर्स ही परचेज होते हैं इसमें, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में। दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह होगा, ये सब चीजें ना के बराबर परचेज होती है, बट ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ही इसमें जो होता है वो इक्विटी बेस्ड ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है आज की डेट का, बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज यहां पर ये बोल दिया गया कि मिनिमम शेयर जो होना चाहिए हर एक का, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, ये मिनिमम 25% होना चाहिए। तो इसको लेकर आज की डेट में एक इशू भी चल रहा है। अब आने वाले समय में शायद हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए इनकी गाइडलाइंस में, क्योंकि अभी काफी ज्यादा इशू हो रहा है। जितनी भी कंपनीज वगैरह है, म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह है, वो मतलब बेसिकली इस जो मूव है
उसके अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि इससे जो हो रहा है कि एकदम से उनका जो उन्होंने जो अभी तक जो पैसा एलोकेट करके रखा हुआ था, उनको वो पैसा जो है वो अब शिफ्ट करना पड़ रहा है दूसरे एरियाज में। यानी कि उन्होंने जो लार्ज कैप कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसको निकाल के वो मिड कैप में और इसमें करेंगे, क्या बोलते हैं, स्मॉल में, राइट। जिससे कि क्योंकि इनको मिनिमम जो शेयर है वो 25% रीच करना है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए दे रहा है तो 25 रुपए जाने चाहिए लार्ज में, 25 जाने चाहिए मिड में मिनिमम, और 25 जाने चाहिए किसमें, स्मॉल में। तो इस प्रकार की बात बताई गई। और जो रिमेनिंग 25 होगा वो कस्टमर जो है, यानी कि जो इन्वेस्टर जो है, वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इसी को लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, बट यहां पर आपको सिर्फ मल्टी कैप फंड क्या होता है ये पता होना चाहिए था, लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप्स क्या होते हैं, इसका एक आइडिया होना चाहिए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जिसके ऊपर बेस्ड ये स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि कंपनीज को कैटेगराइज किया जाता है। ये जो अपन ने बात करी ना, टॉप 100 कंपनीज, 101 टू 250 और 250 के बाद की जो कंपनीज है, तो ये कंपनीज को कैसे लिस्ट किया जाता है, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड लिस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी की एक एग्रीगेट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है उस कंपनी के जो करंट शेयर प्राइस है, यानी कि आज एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जैसे कि 10 रुपए उस कंपनी का शेयर का प्राइस, राइट, और उसके कितने शेयर्स हैं मार्केट में, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि शेयर कितने रुपए का और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको देखते हुए कंपनी की वैल्यू जो है वो निकाली जाती है कि कंपनी की पूंजी जो है वो कितनी, कैपिटल कितना है इस कंपनी के पास, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंपनीज को ये रैंक दिया जाता है। यानी कि जो कंपनीज जिसके ज्यादा शेयर होंगे, बड़ी कंपनी होगी जिसका कैपिटल बड़ा होगा, पैसे के अकॉर्डिंग, आप समझ पा रहे होगे, तो वो कंपनी बड़ी हो जाती है। और उससे और जो टॉप 100 में ये बड़ी कंपनी आएंगी तो वो लार्ज कंपनीज की कैटेगरी में आ जाएंगी, लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएंगी। और 101 टू 250 मिड कैप और 251 के बाद वाली जो है वो स्मॉल कैप वाली हम लोग को देखने को मिलेगी। सिंपल सी चीज है ये, जिसको बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए कि क्या अभी चेंजेस हम लोग को यहां पर देखने को मिले हैं। तो होपफुली आपको ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसकी बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्लानिंग चल रही है कि वो अपने हाईवेज को मोनेटाइज करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। हालांकि कुछ दिनों पहले भी अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बात करी थी, तो फिर से इसको देख लेते हैं, इजी तरीके से पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और देखिए गाइस, इसका ऑलरेडी अप्रूवल NHAI को दिसंबर 2019 में मिल गया था। अब ये पूरी प्रिपरेशन कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसको इशू करेंगी ये। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, तो ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि म्यूचुअल फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड्स में लोग जो है, कॉमन सिटीजन जो है, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको रिटर्न मिलता है। तो वैसे यहां पर भी है, अब NHAI में भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकेंगे और उसके बदले में उनको रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इस पूरी चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को रेगुलेट किया जाता है सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत। और इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ट्रस्टी होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। ट्रस्टी की बात करें तो ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी जो परफॉर्मेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी निगरानी रखना, देखना उसको कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, मतलब कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो वो लोग यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पॉन्सर्स में। इन्वेस्टमेंट मैनेजर की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो कि पूरे इन्वेस्टमेंट्स पर निगरानी रखते हैं, देखरेख करते हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है और कितने तेजी से जो है वो इन्वेस्टमेंट हम लोग सीख कर पा रहे हैं, लोग कितने इजीली जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये पूरी चीजें जो है वो देखी जाती है इनके द्वारा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के द्वारा। और प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं जो कि ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जिस पर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं लोग, वो प्रोजेक्ट जो है वो कितनी जल्दी और कितनी सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस पर इन सब चीजों के लिए ये हम लोग को ये पूरी लोग देखने को मिलता है, ट्रस्टी, स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। और इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट मिलता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे पूरा ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो पैसा लगाया जाता है प्रोजेक्ट में, उसका कुछ शेयर जो है वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि परचेज कर लेते हैं कुछ शेयर। और जैसे ही फिर कुछ समय के बाद जो है उनको मतलब जो प्रोजेक्ट जो है, जैसे ही वो बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही अब हाईवेज की बात करें, हाईवेज से कैसे पैसे मिलेगा, तो आप जानते होंगे कि हाईवेज में जब भी आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि टोल वगैरह आपको पे करना रहता है, तो टोल ही तो हाईवेज की कमाई होती है, राइट। तो वो जो टोल जो मिलेगा, जिस प्रकार से मतलब जो भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर जो है उनको फायदा मिलता है। इसके अलावा टैक्स नॉर्म्स वगैरह में भी उनको काफी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एग्जेम्प्ट किया जाता है डिविडेंड इनकम से, और कोई भी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इस पर नहीं लगता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। इसके अलावा NHAI को ये कैसे हेल्प करेगा, तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी
टोल कलेक्शन के थ्रू जो है ये हेल्प होगी, पहली बात तो। दूसरी बात तो यहां पर हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि उनके पास और रोड बनाने के लिए फंडिंग आ जाएगी, राइट, जिससे कि और बेटर तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, रोड डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। सेलोसिस के बारे में, तो ये क्या है, तो याद रखना बैक्टीरियल डिजीज है। ये डिजीज ज्यादातर इन्फेक्ट करती है कैटल को, स्वाइन को, गोट को, शीप को, डॉग को, और ह्यूमंस भी इस डिजीज से इन्फेक्ट होते हैं अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड एनिमल से, या फिर खाते हैं पीते हैं उस कंटामिनेटेड एनिमल के प्रोडक्ट्स को, या फिर इनहेल करते हैं, यानी कि आसपास रहते हैं वो एनिमल्स, तो उनके कारण भी ये डिजीज जो है वो उनको हो जाती है, यानी कि इन्फेक्टेड एनिमल से ये डिजीज जो है वो ह्यूमन में भी ट्रांसफर होती है। और WHO के अकॉर्डिंग ज्यादातर केसेस ऐसे सामने आए हैं कि जिन व्यक्तियों ने उन इन्फेक्टेड एनिमल का मिल्क या चीज जो है वो खाया है या पिया है, जो भी गोट हुए, शीप हुए या काऊ है जो इन्फेक्टेड है, तो उनके अगर मिल्क को खाया पिया है, और कैसे मिल्क को, अनपेस्चराइज्ड मिल्क को, हमें बोला जाता है कि कभी भी दूध पियो तो उबाल के पियो, वो इसलिए क्योंकि उबालने के कारण एक टेम्परेचर में जब ये दूध को रखा जाता है तो उसके बाद उसमें मौजूद जो जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो जो भी लोग इस प्रकार के अनपेस्चराइज्ड जो मिल्क को या चीज को खाते हैं या पीते हैं इन्फेक्टेड एनिमल के, तो उनको जो है ये डिजीज ज्यादातर होती है, ये WHO ने बताया है। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि चाइना की एक लंजाऊ सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, वहां के हेल्थ कमीशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है इस हफ्ते कि बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी वहां पर एक मौजूद है। पिछले साल उस कंपनी से ये बैक्टीरियल डिजीज जो है वो आउटब्रेक हुई है, रिलीज हुई है, इसी के कारण 3000 लोग जो है वो इन्फेक्ट हो गए हैं, संक्रमित हो गए इस डिजीज के कारण, बट किसी भी इंसान की जो है वो मृत्यु यहां पर नहीं हुई है। बट देखिए चाइना की तरफ से इस प्रकार की लगातार हरकतें नजर आ रही है, वहीं से ही, यानी कि एक लौती ऐसी कंट्री नजर आ रही है जहां पर बार बार ऐसी डिजीज का आउटब्रेक कंटिन्यूअसली हो रहा है, और घातक डिजीज का आउटब्रेक। अब कुछ करना पड़ेगा चाइना के साथ, इंटरनेशनली उसको भड़काना पड़ेगा, थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि लगातार ऐसी हरकतें सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरफ से आ रही है। चलो एनीवेज आगे की बात करें, पायलट वेल। पायलट वेल जो है गाइस ये काफी ज्यादा नजर आ रही है, 380 पायलट वेल की मृत्यु हुई है मास लेवल पर भारी मात्रा में। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप साउथ में देखेंगे तो आपको ये आइलैंड दिखाई देगा, ये जो है तास्मेनिया हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहां पर ये काफी ज्यादा ये वेल्स है, पायलट वेल्स, इनकी मौत हुई है यहां पर आकर। और वेल की मौतें जो हुई हैं और इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में जो ये वेल्स यहां पर आई हैं, तो ये पहली बार नहीं है, और ये बिल्कुल भी मतलब अनकॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन चीज है ये यहाँ पर। और कहा जाता है कि इतनी भारी मात्रा में जब वेल्स आती हैं तो भी ये काफी ज्यादा कॉमन है, बट एग्जैक्ट रीजन जो है इनकी मृत्यु का और इनके यहाँ पर आने का बीचेस के पास, तो वो बेसिकली वो नहीं है, मतलब अभी पता नहीं है इसके बारे में। और स्ट्रैंडिंग का जो टर्म होता है, यानी कि स्ट्रैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्योटिक एनिमल, याद रखना है स्ट्रैंडिंग सिर्फ और सिर्फ एक्योटिक एनिमल के लिए यूज में लिया जाता है। तो जो भी एक्योटिक एनिमल है, जब उनकी लोकेशन इनएप्रोप्रिएट होती है, जैसे कि डीप सी में रहने वाली जो वेल्स होती है, वेल्स कहां पे रहती हैं, डीप सी में, गहरे समुद्र में रहती है ना, और अगर वो कोस्टल एरिया पे आने लगे और एक साथ भारी मात्रा में आने लगे, जब वो अपनी लोकेशन जब चेंज कर ले मास लेवल पर, तो उस चीज को स्ट्रैंडिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर नजर आई हैं। बीच के पास ये काफी सारी वेल्स जो है वो आ गई थी और मर गई थी, काफी सारी वेल्स हम लोग को देखने को मिली। तो ये क्यों हुआ है उसका कारण तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट बताया जा रहा है कि हर साल इस प्रकार का इवेंट जो है हर साल 2 साल में होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, ये यहाँ पे तास्मेनिया, तो यहाँ पर ये पूरा इवेंट हुआ है इस प्रकार का, राइट। और पायलट वेल्स की बात करें, पायलट वेल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय पर बताया जाता था कि इन वेल्स जो है, यानी कि ये वेल्स जो दूसरी वेल्स है उनकी लीडर थी, बेसिकली हेड करती थी, जहां पर भी कहीं जाना होता था तो ये वेल सबसे आगे रहती थी और पीछे उनकी दूसरी वेल्स हम लोग को देखने को मिलती थी। इनका जो लैटिन नेम है वो है ग्लोबी सेफाला, ये इनका लैटिन नेम है, और ये इसका मतलब होता है राउंडेड हेड, और राउंड हेड ही इनकी आइडेंटिटी है एक प्रकार की, यानी कि एक फीचर है इसका कि राउंड हेड, इनके जो सर होते हैं वो थोड़े गोल आकार के नजर आते हैं, दिखाई देते हैं गोल आकार के, ठीक है। तो ये है पायलट वेल के बारे में कुछ चीजें। और इनकी 2 स्पीसीज होती हैं, एक शॉर्ट फिन्ड पायलट वेल्स, यानी कि जिनके जो पंख बोलोगे आप, फिन जो होते हैं ना, पंख नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, फिन बोलते हैं वैसे तो, वेल्स के जो फिन होते हैं, तो वो पायलट वेल्स के एक शॉर्ट होते हैं और एक लॉन्ग हम लोग को देखने को मिलता है। और शॉर्ट वाली जो होती है वो गर्म पानी के आसपास रहती है, और जो लॉन्ग जिसके फिन होते हैं वो ठंडे पानी के आसपास रहती है। और दोनों ही स्पीसीज IUCN की रेड लिस्ट के अंदर डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में, डेटा डेफिशिएंट यानी कि इनके बारे में भी IUCN को पता नहीं है कि कितनी मात्रा में ये वेल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। एक और दुखद न्यूज
एक मतलब जानवरों की मृत्यु की अगेन फिर से आ रही है। अभी तो व्हेल्स की देखी अपन ने, फिर उसके बाद एलिफेंट की सामने आ गई है। हम लोग को देखने को मिल रहा है बोट्सवाना। बोट्सवाना ये कंट्री आप देख सकते हो, ये यहाँ पर है अफ्रीका में। तो ये बोट्सवाना कंट्री है, वहां पर 330 हाथी की मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर ऐसे 1/3 हाथी हम लोग को अफ्रीका के अंदर, पूरे अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं बोट्सवाना में, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है काफी तेजी से। और बताया जा रहा है कि ये इस कारण से हुई है क्योंकि इन हाथियों ने जहरीला पानी पी लिया था, और पानी जहरीला होने का कारण जो है वो है एक साइनोबैक्टीरिया, और जिसके चलते यहाँ पर 300 से ज्यादा हाथियों की मौत हो गई है। तो साइनोबैक्टीरिया आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया जो कि पानी के अंदर देखने को मिलता है, और इस बैक्टीरिया के चलते ह्यूमंस की भी मौत हो जाती है, जो भी ह्यूमन इस पानी को पी लेता है। और ये बैक्टीरिया काफी कॉमन है पानी में, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया, और काफी कॉमन होते हैं पानी में, कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे दुनिया भर में ये पाए जाते हैं। जो भी पानी काम होता है यानी कि उस पानी में कोई हलचल नहीं है, और न्यूट्रिएंट रिच जो पानी होता है, तो उसमें ये जो है बैक्टीरिया पनपते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो काफी जहरीली होती हैं, और ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट करती हैं। इसमें बताया जाता है कि लोग कैसे एक्सपोज होते हैं इस जहर से, तो पीने के थ्रू या फिर नहाने के थ्रू। उस पानी को पिएंगे या नहाएंगे तो फिर ये जहर जो है वो बॉडी में जा सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो स्किन में जलन होने लगती है, पेट में क्रैम्प्स आने लगते हैं, उल्टियां होने लगती है, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स और फिश जो है वो उनमें ये जहर चला जाता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के चलते, और मौत वाले केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी एलिफेंट के नजर आए हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वो टॉपिक इससे रिलेटेड। इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मंथली पैकेज में एनरोल हो सकते हैं। मंथली पैकेज के अंदर आपको वेरियस फैसिलिटी सर्विसेज मिलती है, जैसे कि आपको डेली बेसिस पर लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है, हर संडे आपको कंपाइलेशन दिया जाता है, यानी कि पिछले हफ्ते जितनी भी न्यूज आपकी कवर हुई है वो पूरी की पूरी न्यूज एक सिंगल पीडीएफ में मिलती है, और ऐसे ही एक मंथली कंपाइलेशन भी आपको दिया जाता है। ये 3 अलग अलग पार्ट में इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप रिवाइज करें, आपको पुशअप किया जाता है रिवाइज करने के लिए कि आप आज टॉपिक देख रहे हैं मन लगा के। और सेकेंडली, आपके पास अगर पीडीएफ होगी तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप नोट्स बनाने के टाइम पर आप दूसरा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जनरल स्टडीज के कोई टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट स्टडीज करिए। एंड ये 3 पार्ट्स में इसलिए आपको दिया जाता है, जैसे कि अभी आप लेक्चर देखें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, आपको ना नोट्स बनाने ना कुछ करने, सिर्फ पूरा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, लेक्चर देखने के ऊपर होना चाहिए। और रात में सोने से पहले आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी आ जाएगी डेली सुबह 6 बजे, तो आपको रात में सोने से पहले इसको रिवाइज करना है पूरे दिन के लेक्चर को। ऐसे ही आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, फिर से आपको जो है वो हर संडे रिवाइज करना है, और ऐसे ही मंथली दिया जाता है, मंथ के एंड में एक कंपाइलेशन दिया जाता है आपके रिवीजन के लिए, जिससे कि आप एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लें। और इस एग्जाम की डिमांड सिर्फ इतनी ही है, अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो ये मान के चलो वो टॉपिक आपका माइंड में फीड हो जाएगा। और इतना ही सिर्फ चाहिए मेंस में बैठने के लिए, यानी कि अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो मेंस में आपकी सीट जो है वो पक्की है। और जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं, बीच बीच में आपको होमवर्क भी देता हूं, आज का कोई होमवर्क था नहीं तो इसलिए मैंने दिया नहीं, तो वैसे मैं आपको एंड में होमवर्क भी देता हूं जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स, तो वो अगर आप पूरी चीजें ईमानदारी से कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है, एंड दैट इज गारंटीड। और देखिए, इस पैकेज में सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी दी जाती है। प्रिंट फ्रेंडली यानी कि आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी अलग अलग में ये पीडीएफ आपको मिलती है। और इन सब की पूरी जो कॉस्ट रखी गई है वो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ रखी गई है। और इससे रिलेटेड आपको कैसे ज्वाइन करना है इस पैकेज को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी जानकारी A to Z है, जिसको आप जो है वो देख सकते हैं। एंड जैन से जुलाई की टोटल 7 महीने की अगर आपको मैगजीन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसकी कॉस्ट सिर्फ 300 रुपए है पूरे के पूरे 7 महीनों की। और इसके लिए भी एक वीडियो जो है मैंने बना रखा है, यानी कि आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। ये 7 महीने की मैगजीन कैसे लेनी है उसका एक वीडियो है, तो वो आप देख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर। एंड चैनल का नाम करेंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर लीजिएगा। एंड चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।